हेलो एवरीवन, मैं अभिनय सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात करने जा रहे हैं जो कि आपका नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट 2 है। हम इसमें बात करने जा रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, ऐसे रिसोर्सेज जिनके प्रोड्यूस से या जिनके यूज से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्हीं रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है, आपके एनर्जी रिसोर्स बोला जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के हमने देखे थे। पहला देखा था कन्वेंशनल, मतलब ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम कई सदियों से यूज करते आ रहे हैं एनर्जी के फॉर्म में या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरे होते हैं नॉन कन्वेंशनल, मतलब ऐसे मेथड्स या ऐसी चीजें जो कि अभी अभी चलन में चल रही हैं, जिनका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा और प्रॉपर तरीके से हम उसको ऑप्टिममली उसको टैप नहीं कर पा रहे। तो ऐसे रिसोर्सेज किस में आ जाएंगे, आपके नॉन कन्वेंशनल में आ जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले एनर्जी रिसोर्सेज की बात करूं तो जैसे कि मैंने बोला कि जहां से हमको क्या मिल सकती है, जनरेट एनर्जी, ठीक है, जनरेटिंग एनर्जी, ठीक है। ऐसे फ्यूल्स, ऐसे मिनरल्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आपके एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। दे कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। मतलब कन्वेंशनल वो रिसोर्सेज हो गए बेसिकली जिनको हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं। मतलब जैसे कि सबसे पहली हम किस रिसोर्स को यूज करते आ रहे हैं, अगर आपको ध्यान में हो तो सोचिए, कोई बात नहीं, इट इज रिलेटेड टू नोमैडिक पीपल। जी हां, फायर। फायर एक क्या थी, एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग थी। फायर किस में लगी, फायर लगी आपके वुड में। तो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, आपका यही फायरवुड है। इसी पे क्या है, लोग इस पे आग लगाते थे, इस पे खाना पकाते थे, ये उनको गर्मी देता था। यही एक क्या हो गया, एक फायर के रूप में, कि फायर क्या होगी, एनर्जी होगी, और वो किसके रिसोर्स से या किसकी मदद से मिलती है हमको, तो वुड से। तो यही क्या है, सबसे पुराना कन्वेंशनल सोर्सेज है। तो ऐसी कुछ रिसोर्सेज या ऐसी कुछ बेसिकली मिनरल्स हो गए आपके जो कि हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे कौन कौन से हो सकते हैं भाई, जैसे हमारा कैटल किक डंग हो गया, ठीक है, वो बहुत कॉमन मिल जाता है हमको यहाँ पे, कंडे बेसिकली मैं बात कर रहा हूं। फायरवुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके कन्वेंशनल हो जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउसेस इज मेट बाय दीज टू, कौन सा, फायरवुड और कैटल डंग, ठीक है। चलिए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी चालू करते हैं। सबसे पहला कोल की बात करते हैं। इंडिया में कोल आपने देखा कहां मिलता है हमको, हमें दो क्रम की चट्टानों में देखने को मिल जाता है, एक तो गोंडवाना, ठीक है, और धारवाड़, ठीक है। इन दो क्रम की चट्टानों में हमको क्या देखने को मिल जाता है, कोल देखने को मिल जाता है। बेसिकली आपका सिंगरौली वाला एरिया हो गया, आपका छोटा नागपुर वाला एरिया हो गया, साउथ में थोड़ा आ जाते हैं तो वहां पे भी देखने को मिल जाता है। तो कोल कहां देखने को मिलता है हमको, या तो ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म में या नए वाले लैंडफॉर्म में देखने को मिल रहा है। कोल इन इंडिया, कोल इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल इन इंडिया। कोल इज मोस्ट अबंडेंटली फाउंडेड फॉसिल फ्यूल। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कोल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। फॉसिल फ्यूल की जब हम बात करते हैं उनमें कोल हमारे पास सबसे ज्यादा है, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, आपने क्या बोलते हैं, ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, कोल हो गया, और भी अलग अलग टाइप के जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनमें से, मतलब फॉसिल फ्यूल्स में से अगर हम बात करते हैं तो फॉसिल फ्यूल्स में सबसे ज्यादा कोल हमको इंडिया में मिलता है, ठीक है। कोल ही क्या बोलते हैं, अमंग द फॉसिल फ्यूल हमको इंडिया में काफी मात्रा में देखने को मिल जाता है। इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्रीज एज वेल फॉर डोमेस्टिक नीड्स, ठीक है। भाई क्या होता है, कोयले को आप लेके जाते हो कहां पे, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। वहां कोयले को जलाते हैं, बेसिकली उसके कई प्रोसीजर्स होते हैं और अल्टीमेटली वहां से टरबाइन घूमती है और इसी स्टीम की टरबाइन से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये क्या है, बहुत पुराना सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो अब जो हमारी डिपेंडेंसी है, इंडिया की जो मैक्सिमम डिपेंडेंसी आप कह लीजिए एनर्जी की, वो हमारी इसी थर्मल पावर प्लांट पे होती है, इसी कोल रिसोर्स पे हो जाती है, ठीक है। चलिए, India is highly dependent on the coal for meeting commercial energy requirements. Coal is formed due to the compression of plants material over millions of years. Again वही बात है भाई, देखो कोल हमको कहां देखने को मिलता है, सेडिमेंट्स लेयर, ठीक है। अब देखो मैंने एक बार बात करी थी आप लोगों से कि जब क्या हुआ, कोई भी पर्टिकुलर नेचुरल कैलामिटी आई या कुछ आई, मान लीजिए धरती फट गई, उसके अंदर क्या हुआ, पूरा का पूरा 10-15 एकड़ का या इवन मोर, ठीक है, इवन मोर, कोई भी जीव जंतु जानवर जिसमें एक कार्बन कंपाउंड है वो अगर यहाँ पे डिब्री में दब जाता है
फिर क्या होता है, धीरे 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 उस पे सेडिमेंट की लेयर बनती है, ठीक है, सेडिमेंट की क्या बनती है, उस पे लेयर बनती है ना। फिर विथ ईयर्स ईयर्स ईयर्स, मतलब क्या, टाइम, पहला फैक्टर क्या काम आ रहा है आपका, टाइम, ठीक है। अब देखो लेयर बनती रहेगी, ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर डेब्री के ऊपर या फिर ये जो बेसिकली जो आपका एनिमल या प्लांट या कोई भी लाइफ कंपाउंड दबा हुआ है, ठीक है, इस पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, और अल्टीमेटली ये क्या होती है, जमीन के नीचे धंसती जाएगी क्योंकि जमीन इसके ऊपर बनती जा रही है, मतलब सॉइल इसके ऊपर, सॉइल कवर बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, हीट। तो ये तीन फैक्टर जब रोल प्ले करते हैं अपना, तो इन्हीं कार्बन कंपाउंड्स को ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, फॉसिल फ्यूल्स में, ठीक है, किसमें, फॉसिल फ्यूल्स में। सो कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। चलिए, कोल therefore is found in a variety of forms depending on the degree of compression and depth and time, ठीक है। तो मतलब ये जो तीन फैक्टर्स हैं, इन तीन फैक्टर्स के बेसिस पे ही कोल की क्वालिटी का पता चलता है, ठीक है भाई। देखिए मतलब कोल की क्वालिटी का मतलब क्या, बेसिकली उसमें कार्बन कितना परसेंटेज है, सीधी सी कहानी। कार्बन कम है तो वो बेकार क्वालिटी का हो गया, कार्बन बहुत ज्यादा है तो वो हाई क्वालिटी का हो गया। कब होगा ये, जब इन तीन चीजें जो है, ये तीन जो फैक्टर्स हैं इसके, ये अच्छे से इनको समय दिया जाएगा और ये अपना प्रॉपर तरीके से रोल प्ले कर सकते हैं, तभी क्या है, कार्बन की कंटेंट जो है या कार्बन का जो क्वांटिटी है वो हमको ज्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए, डिकेइंग प्लांट्स इन स्वॉर्म्स प्रोड्यूस पीट, ठीक है। पीट क्या हो गया, एक टाइप ऑफ कोल हो गया, विच हैज लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। क्या है इसमें, लो कार्बन है और हाई मॉइस्चर कंटेंट है, एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। अब देखो लो कार्बन होगा तो जाहिर सी बात है कि जलने की क्षमता कम होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा तो उसकी हीट गिविंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। लिग्नाइट इज अ लो ग्रेड ब्राउन कोल, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, लिग्नाइट हो गया, लो ग्रेड ब्राउन कोल which is soft and high moisture content. Lignite reserves are in Neyveli in Tamil Nadu and are used for generation of electricity, ठीक है। कहाँ मिल जाता है, नईवेली तमिलनाडु में हमको इसके रिजर्व देखने को मिल जाते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होते हैं। Coal that has been buried deep and subjected to increased temperature is bituminous. बिटुमिनस कोल हमको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, विच इज द मोस्ट पॉपुलर इन कॉमर्शियल यूज। बिटुमिनस कोल में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ कोल इज मोर देन 50%, 60% के आसपास के उसमें कार्बन कंपाउंड होता है, और ये क्या होता है, ये देर तक जलता है, ठीक है। इसलिए बेसिकली हम बिटुमिनस को किस लिए यूज करते हैं, हमारे कमर्शियल एनर्जी यूज के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है हमारा क्या, एंथ्रेसाइट। क्या होता है, एंथ्रेसाइट, विच इज क्वालिटी हार्ड कोल, ठीक है, इट्स अ क्वालिटी हार्ड कोल। ये बहुत ही हमारे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर मिलता है, हमारे ज्यादातर क्या मिलता है, लिग्नाइट मिलता है और हमको बिटुमिनस देखने को मिल जाता है, ठीक है। इन इंडिया कोल अकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस, नेमली गोंडवाना, ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट 200 मिलियन और एंड इन टर्शियरी डिपॉजिट, ठीक है। टर्शियरी बेसिकली देखो, गोंडवाना एरिया सबसे पुराना होगा, टर्शियरी सबसे न्यूएस्ट लैंडफॉर्म है, न्यूएस्ट एरा, ठीक है, विच इज ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो यहां पे हमको देखने को मिल जाता है क्या, कोल का फाउंड इंडिया में अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सीरीज और जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स, ठीक है। चलिए, द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, जो कि आपका वेस्ट बंगाल छोटा नागपुर प्लेटू वाला हो गया। छोटा नागपुर प्लेटू को कौन सी नदी ड्रेन करती है, तो दामोदर वैली करती है, और ये कहां तक आती है, वेस्ट बंगाल झारखंड वाले एरिया में, ठीक है। झारिया, रानीगंज, बोकारो, बोकारो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, बोकारो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग के पर्पज से आपको आ सकता है, झारखंड में है ये सब, ठीक है। गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज आर ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट। टर्शरी कोल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है। आपके मेघालय, असम, अरुणाचल और नागालैंड वाले एरिया में क्या पाया जाता है, आपका टर्शरी एरिया का या टर्शरी एरा का कोल पाया जाता है। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, ऑयल और नेचुरल गैस देख लेते हैं। चलो, कोल माइंस की बात करते हैं, तो आपका ये जो छोटा नागपुर प्लेटू वाला आप एरिया देखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमपी की बात करते हैं तो एमपी में सिंगरौली है, ठीक है। सिंगरौली में वर्ल्ड की दूसरी सबसे मोटी परत पाई जाती है कोयले की, बट ये बेसिकली क्या है, लो क्वालिटी कोल है, इसका कोई ज्यादा ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं। हालांकि
इस लो क्वालिटी कोल को कोल वॉश करके यूज करा जाता है, मतलब उसमें से मॉइस्चर कंटेंट हटा के यूज करा जाता है, बट अगेन वो क्या हो जाती है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाती है। बोकारो, झारा और रानीगंज ये आपके यहाँ आ गए, आपके झारखंड वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, ठीक है। नीचे आ जाता है तो ये तमिलनाडु का नैवेली आ जाता है, ठीक है। फिर ये आपका आंध्रा का सिंगरेली नहीं आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कोल माइंस हमने देख लिया, कोल फील्ड हमने देख लिया। अब देखते हैं ऑयल फील्ड, ऑयल कहां कहां मिलता है। तो ये देखिए बसीन और बॉम्बे हाई यहां पे मिल जाता है आपको, क्या पूरे समुद्र में दो आपको मिल जाते हैं, क्या आपके पूरे के पूरे ऑयल फील्ड्स। फिर हम आते हैं कहां पे, आपका ये नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, देखो दिग्बोई वगैरह, यहां पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहां पे आपका असम, असम वाले एरिया में, यहाँ पे कोल भी आपको काफी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब वडोदरा है, अंकलेश्वर है, ठीक है, झाबुआ है, यहाँ पे भी है। फिर हम बात करते हैं नेचुरल गैस रिजर्व्स के बारे में, ठीक है। गैस रिजर्व्स हमको यहाँ मिलते हैं और ये खंबत में मिलते हैं। नेचुरल गैस के रिजर्व हमको कहाँ मिलते हैं, तो राजस्थान में मिल जाते हैं, और हमको कहाँ मिलते हैं, खंबत में मिल जाते हैं, खंबत की खाड़ी में, ठीक है। थोड़ा बहुत हमको ये मन्नार में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम भी क्या है, एक टाइप का कन्वेंशनल रिसोर्स है। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, ठीक है, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी, रॉ मटेरियल फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो अब क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल होता है, ओके। क्रूड ऑयल को डिस्टिल फ्रैक्शनेशन से एक प्रोसेस होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके एक प्रोसेस होता है, उसमें क्रूड ऑयल को जाता है और उसको उस बेसिकली कंटेनर को हीट करा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, अब क्रूड ऑयल में अलग अलग कंपोनेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। हमको डामर देखने को मिल जाता है, हमको आपको क्या कहते हैं जेलीज, पेट्रोलियम जेलीज देखने को मिल जाती हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एविएशन फ्यूल, कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि उसको जब हीट अप करते हैं तो हर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो आप बॉइलिंग पॉइंट कह लीजिए या इवेपोरेटिंग पॉइंट कह लीजिए, वो अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, ये चीजें अपने आप में इवेपोरेट होती रहती हैं और ऐसे करके इनको सेपरेट करा जाता है, ठीक है। तो आपकी वैसलीन हो गई, वो भी यहीं से निकलती है, आपका डामर हो गया, वो भी यहीं से निकलता है, पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल, ठीक है, और एविएशन फ्यूल, सब चीजें जो है इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से निकाली जाती हैं, ठीक है। सबका अलग अलग पॉइंट होता है इवेपोरेशन का, और उसी के बेसिस पे क्या होता है, आपका चीजों को सेग्रीगेट करा जाता है, ठीक है। चलिए it acts as a nodal industry for synthetic textile, fertilizer and numerous petrochemical industries, ठीक है। Most of the petroleum occurs in India are associated with the anticlines and fault, ठीक है, in the rock formation of the tertiary age, ठीक है। ये बेसिक एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन आपको पता थी, सिंक्लाइन ऐसी हो गई, ठीक है। हमने जियो सिंक्लाइन थ्योरी पढ़ी थी किसकी को, अपने हिमालय के फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। अब एंटीक्लाइन देखो क्या है, एंटीक्लाइन ऐसी, ये सिंक्लाइन, ये एंटीक्लाइन, ठीक है। बेसिकली क्या हो गई, एक टाइप से ये फॉल्ट हो गई। तो इन्हीं फॉल्ट में क्या है, बेसिकली टर्शियरी एज की जो फॉल्ट है, इन्हीं फॉल्ट्स में हमको क्या देखने को मिल जाता है, पेट्रोलियम देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलो, it occurs when oil is trapped in the crest of the upfold. The oil bearing layer is porous limestone or sandstone through which oil may flow. The oil is prevented from rising or sinking by intervening of non-porous air. Petroleum is also found in the fault traps between porous and non-porous rocks. Gas being lighter usually occurs at the above the oil. ठीक, छोड़ो, समझो, मत पढ़ो। ठीक है, ये हो जाती गैस, नीचे आ जाता पेट्रोलियम, ठीक है। ऑयल, बेसिकली ऑयल आ जाता है। तो बेसिकली दो लेयर इसमें होना बहुत जरूरी है। एक ऐसी लेयर होना जरूरी है जो कि क्या रहेगी, आपकी पोरस रहेगी। पोरस रहेगी मतलब इसके थ्रू लिक्विड जो है फ्लो कर सकता है, ठीक है। पोरस लेयर होने की वजह से क्या है, यहां से लिक्विड ऊपर आता रहेगा, ठीक है।
अगर कुछ भी फ्यूम्स होता है, कुछ भी बेसिकली क्या होता है, नीचे डेड कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, वो अपने आप में डिकम्पोज होंगे और इसी पोरस रॉक की वजह से वो अब ऊपर राइज होंगे, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर गर्म रहेगा तो ऊपर से राइज होंगे ठंडे होने के लिए। फिर एक हार्ड रॉक की लेयर रहेगी जो कि इसको ट्रैप करेगी, जो कि इसमें क्या बनाएगी, कंप्रेशन बनाएगी। क्या बनाएगी, कंप्रेशन बनाएगी, और इसी कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, ये अपना फॉर्म चेंज करेंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। समझ में आया, ठीक है भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका गैस सिलेंडर है, ठीक है, गैस सिलेंडर क्या बोलते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। क्यों लिक्विफाइड है, क्योंकि हमने उस पर इतना प्रेशर बना रखा है कि वो क्या हो जाती है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। हमने ये बेसिक केमिस्ट्री है, हम लोग इसको 7th 8th 9th की किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है। हार्ड रॉक क्या कर रहा है, हार्ड रॉक बेसिकली यही फ्यूम्स को रोक रहा है ऊपर जाने से, और अल्टीमेटली इतना प्रेशर क्रिएट कर देगा कि यहाँ पे वो लिक्विड स्टेट में बनना चालू हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है हमको ऑयल और उसके ऊपर मिलता है हमको क्या, एक नेचुरल गैस, ठीक है। जनरली यही फॉर्म में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो नेचुरल गैस भी आजकल बहुत यूज हो रही है, जैसे कि थिंक गैस वाली चल रही है कि भाई सब नेचुरल गैस यूज करो आप आज की डेट में खाना पहुंचाने के लिए, रादर देन एलपीजी और ये सब चीजें जो है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी सिलेंडर वगैरह ये सब भी आ जाते हैं, ठीक है। तो गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स अबव द ऑयल, ठीक है, तो इसको गैस पॉकेट बोला जाता है। चलो, मुंबई हाई या फिर बॉम्बे हाई, गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। अंकलेश्वर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल, यहाँ पे असम में क्या है, दिग्बोई आ जाती है, ठीक है। दिग्बोई, नखरिया एंड मोरून हुगरंजिया आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड इन द स्टेट ऑफ असम। चलो, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस अगेन इज अ इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स। भाई साहब क्लीन एनर्जी एक नया यहाँ पे टर्म आया, बहुत चलता है कि भाई साहब क्लीन एनर्जी यूज करो, बेटर एनर्जी यूज करो। तो क्लीन एनर्जी है क्या, एक ऐसी एनर्जी सोर्स जब इसको हम यूज करते हैं या जब इसको बेसिकली क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उससे, तो कार्बन एमिशन नहीं होता, उसमें पोल्यूशन नहीं होता। तो जितनी रिसोर्सेज ऐसी हैं जो कि कार्बन एमिशन नहीं करती हैं, जो कि पोल्यूशन नहीं करती हैं, उनको क्या बोला जाता है, क्लीन रिसोर्स बोला जाता है, ठीक है। Found in association with or without the petroleum, it is used as a source of energy as well as industrial raw material in petrochemical industry. Raw material काय में है, petrochemical industries में, ठीक है। Natural gas is considered an environmental friendly fuel because of low carbon dioxide emission. Large reserves are discovered in Krishna Godavari basin. Bombay High and allied field are also supplemented by the fields in Gujarat, Gulf of Cambay या Gulf of Khambat, ठीक है। चलिए, नेचुरल गैस की जब मैं बात करता हूं तो ये हमको मार्शी एरिया में भी देखने को मिल जाती है, जैसे गल्फ ऑफ खम्मत वाला जो सर क्रीक वाला एरिया है वहां पे भी देखने को मिल जाती है, हमको सुंदरबन में भी देखने को मिल जाती है। साथ साथ क्या है, ये बहुत ही क्लीन वे ऑफ एनर्जी है, और इसको रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट खास करके ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बहुत यूज कर रही है, मोटिवेट कर रही है अलग अलग कंपनीज को कि आप क्या यूज करो, नेचुरल गैस से चलने वाली गाड़ियां बनाइए, उसके हिसाब से इंजन को कंपैटिबल करिए और उसी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो उनकी कमी होती जा रही है। अंडमान निकोबार आइलैंड और ऑल्सो इंपॉर्टेंट एरियाज हैविंग लार्ज रिजर्व्स, ठीक है। 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंकिंग बॉम्बे हाई एंड बसीन विथ फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वेस्टर्न एंड नॉर्थन इंडिया। सबसे बड़ी क्या है, गैस पाइपलाइन है हमारे इंडिया में। पावर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आर द की यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस। यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी फॉर व्हीकल्स रिप्लेस द लिक्विड फ्यूल्स गेनिंग वाइड पॉपुलैरिटी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है सीएनजी का यूज क्या है, प्रमोट कर रही है बेटर तरीके से, और भी इसको, ताकि एक तो क्या कार्बन एमिशन कम होगा, दूसरी चीज डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मेनली दो तरीकों से होता है, एक रनिंग वाटर से, ठीक है, और दूसरा किससे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और दूसरा बर्निंग अदर फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो बेसिकली देखो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे हो रही है, पहली होती है किससे, आपके डैम से, जिसको बोला जाता है क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरी किससे हो रही है, फॉसिल से, जिसको बोला जा रहा है क्या, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। समझो, थर्मल पावर प्लांट पे क्या होता है, बेसिकली बहुत हाई टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर चेंबर रखा जाता है और वहां पे पाइप्स होते हैं और उन्हीं पाइप्स में से वाटर को निकाला जाता है, तो वो भाप बनती है। भाप क्या होती है, भाप में बहुत स्पीड होती है, अब भाई साहब बहुत तेज होती है, बहुत गर्मी होती है, उस भाप को डायरेक्ट करा जाता है एक टरबाइन की तरफ, टरबाइन घूमती है और एनर्जी बनाती है, ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल लग रहा है, और फॉसिल फ्यूल क्या है, लिमिटेड है,
ठीक है। वहीं जब हम डैम की बात करते हैं तो डैम बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक जो ग्रेविटी डैम होता है उसका मैं आपको बहुत एग्जांपल सही बताता हूं, ठीक है। मोस्ट कॉमन डैम है हूवर जो है, इसका काफी अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। ग्रेविटी डैम में समझो क्या होता है। ठीक है, ये हो गया क्या, डैम। ये हो गया आपका सी सरफेस या फिर नॉर्मल वाटर सरफेस। ये हो गई आपकी टरबाइन। ये हो गई आपकी पाइपलाइन, या बेसिकली एग्जिट हो गया वाटर को निकलने का। पानी इस पाइपलाइन के थ्रू छोड़ा जाता है और इस पाइपलाइन में ग्रेविटी की स्पीड की वजह से क्या होता है, पानी में तेजी आती है, पानी में स्पीड आता है, पानी डायरेक्ट हिट करता है टरबाइन को। टरबाइन से क्या कनेक्टेड होता है, आपके पावर हाउस या जनरेटर हाउस कनेक्टेड होता है सीधा सीधा, और यहीं से हम क्या बोलते हैं, बेसिक बिजली बनती है। तो ये वर्किंग है किसका, आपके एक ग्रेविटी डैम का, ठीक है। अलग अलग टाइप के डैम्स होते हैं, ठीक है। ग्रेविटी डैम क्या सबसे कॉमन होता है, क्योंकि क्या उसमें कोई भी बेसिकली मैकेनिकल पार्ट नहीं लगना, ठीक है। उसमें सीधे सीधे क्या लगना है, टरबाइन और पावर हाउस रखना है, और साथ साथ ग्रेविटी अपना पूरा काम करती रहेगी, ठीक है। ये दो तरीके हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, ठीक है, किसके, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर। इंडिया में बात करते हैं तो भाखरा नंगल डैम, हीराकुंड डैम, दामोदर वैली, नर्मदा वैली, कोपली हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रोड्यूसिंग, बहुत सारे क्या हैं, बहुत अलग अलग हैं। और वन ऑफ द मेजर सोर्सेज है, ऑलमोस्ट 30 से 40% का जो आपका कंट्रीब्यूशन एनर्जी का वो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ही, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से ही आता है। चलिए, thermal electricity generated by using coal, petroleum and natural gas. Thermal power stations are non-renewable fossil fuels by generating electricity. चलो हो गया, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ते भाई साहब सबसे पहले, ठीक है। कंट्री बिकमिंग इंक्रीजली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल, ये हमारी क्या हो गई, दिक्कत हो गई है। रनिंग, उससे क्या हो रहा है बेसिकली, देखो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी बढ़ने से उसकी खपत हो रही है तो सप्लाई नहीं हो पा रही क्योंकि लिमिटेड है, ठीक है। उस वजह से फाइनली क्या हो रही है, प्राइसेस राइज होती हैं, हाइक होती हैं, ठीक है। पोटेंशियल शॉर्टेजेस हो जाते हैं जो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देते हैं एनर्जी सप्लाई ऑफ फ्यूचर के लिए। इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल आल्सो कॉजेस सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हेंस देयर इज अ प्रेसिंग नीड टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। दीज आर नोन एज योर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। भाई साहब अब देखो यहां पे कंफ्यूज मत होना, रिन्यूएबल एनर्जी में वाटर भी आता है, बट वाटर से बनाई गई इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कन्वेंशनल है, मतलब काफी टाइम से यूज हो रहा है। मतलब इवन आप अगर इसको आप टर्किश विंड मिल भी देखोगे या टर्किश मिल भी देखोगे आप, बेसिकली वो क्या होता था, उसमें विंड मिल से क्या होती थी, चक्कियां पीसी जाती थी, ठीक है। विंड मिल लगा दिया जाता था सामने, उसको कनेक्ट कर दिया जाता था किससे, वो चक्की पीसने वाले से, तो यहीं से इनका आटा और मैदा निकला कराता था, ठीक है। तो यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर वाटर के इरिगेशन के लिए भी उसका यूज होता है। तो वाटर से जो हम एनर्जी बना रहे हैं बेसिकली वो हमारा क्या है, आपका कन्वेंशनल है, ना कि नॉन कन्वेंशनल। सिर्फ वाटर की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ना विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी की बात अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। वो सब नॉन कन्वेंशनल ही हैं। सबसे पहले आते हैं हम कैसे, न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी जब हम बात करते हैं तो हम इसमें बेसिकली न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एटम से हम अलग अलग कंपोनेंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या, न्यूक्लियर फिजन, FISSION, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। क्या होता है इसमें बेसिकली समझो, एक पर्टिकुलर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं और उसको हम तोड़ देते हैं, एक एटम को न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जितने भी हम बेसिक छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं उतने पार्ट्स में हम इसको अल्टीमेटली तोड़ते जाते हैं, ठीक है। हम, और एक होता है, ये होता है बेसिकली फिजन, FISSION, न्यूक्लियर फिजन। इसमें क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं हम। एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन में बेसिकली हम क्या करते हैं, दो एटम्स को टकरा देते हैं। क्या करते हैं, दो एटम्स को टकरा देते हैं, उससे होता है क्या, आपका न्यूक्लियर ब्लास्ट, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, फिजन यूज करते हैं, क्योंकि फिजन को हम एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्यूजन को या फ्यूजन की से निकली एनर्जी को कंट्रोल नहीं करा जा सकता, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब हर कोई सा एटम नहीं, ठीक है ना, हर कोई सा बिल्कुल भी, आप जैसे मान लो अगर आप भाई साहब ऑक्सीजन के दो एटम को तोड़ दोगे तो वो
कुछ नहीं होगा उसमें से, एनर्जी इतनी नहीं निकलेगी कि आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्लांट हो सके। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं, उनका यूज करते हैं। ठीक है, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है, विच आर अवेलेबल इन झारखंड, अरावली, है ना, आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। द मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थोरियम। ठीक है, तो हमको कहां से मिलता है, झारखंड से देखने को मिल जाता है, राजस्थान से, और केरल से हमको क्या मिल जाते हैं, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिल जाते हैं। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं। न्यूक्लियर देखिए ट्रायंगल से बना है, काकरापाड़ा हो गया आपका, ठीक है, गुजरात में, मुंबई में तारापुर हो गया, ठीक है, ट्रॉम्बे और तारापुर दोनों बेसिकली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका रावतबाटा राजस्थान, ठीक है, यूपी का नरोरा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज की डेट में प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जब मैं बात करता हूं तो 25 से 28 से भी बहुत ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 50-60 जो है प्रपोज्ड है। बट न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करना कोई हलवे की बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगता है। क्योंकि भाई साहब अगर गलती से अगर न्यूक्लियर वेस्ट या न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर उसकी जो बेसिक रेडिएशन है वो अगर गलती से भी लीक चलती है ना, या गलती से भी लीक हो जाती है, तो भारत को शेनोबिल बनने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, शेनोबिल में यही हुआ था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो गया था। ठीक है, तो उसी चक्कर में आज की डेट में वहां पे वीराना है। ठीक है, कल्पकम हो गया, कल्पकम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फाइनली आपका क्या, ये है हमारे क्या, आपके पूरे के पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल की बात करते हैं, अगर थर्मल में आ जाता है, ट्रॉम्बे आ जाता है, ठीक है, सतपुड़ा आ जाता है, अमरकंटक, सिंगरौली, ठीक है, देन वी हैव आपका हरदुल्लागंज, पनकी, काफी मतलब काफी सारा अपने को क्या मिल जाता है, यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट मिल जाता है। ज्यादातर आप देखोगे तो कोल फील्ड्स के पास में ही ये एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर एनर्जी आप सबको पता है कि भाई साहब हम क्या है, हम 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं। हमारे यहाँ से बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो एक हो जाता है सब ट्रॉपिकल रीजन, एक हो जाता है ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, हमारे दोनों रीजन पाए जाते हैं, दैट मींस अबैंडोनेंस ऑफ सोलर इंसुलेशन। ठीक है, चलिए, इंडिया एज अ ट्रॉपिकल कंट्री, इट हैज एनॉर्मस पॉसिबिलिटी फॉर टैपिंग सोलर एनर्जी। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है, किसको, सन की एनर्जी को ट्रैप करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सोलर पावर प्लांट्स विल मिनिमाइज द डिपेंडेंसी ऑन रूरल हाउसहोल्ड्स ऑन फायरवुड एंड डंकिंग। बेसिकली सोलर पावर प्लांट को हम इसके लिए यूज या डेवलप नहीं कर रहे हैं कि वो कमर्शियल पर्पस के लिए एनर्जी बना सके, बट यस, अगर हाउस होल्ड की डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स पे कम हो जाती है या थर्मल पे कम हो जाती है, देन जरूर कहीं ना कहीं क्या होगा कि एक बहुत रिलीफ होगा। हम मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको कमर्शियलाइज उसमें वे में ट्रांसफर कर सकते हैं रादर देन हाउस होल्ड। तो इफ आपके घर पे सोलर नहीं है तो प्लीज आई नो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट प्लीज सोलर पावर प्लांट लगवाइए, क्योंकि आगे आने वाली नीड है ये। ठीक है, जिस हिसाब से हमारे फॉसिल फ्यूल्स कम हो रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे इंडिया में कोल की कमियां आ रही हैं, ठीक है, कमी बेसिकली देखो उसके उत्खनन में और ले जाने में है। ठीक है, तो जिस हिसाब से कमी आ रही है ना, हमको सोलर पावर प्लांट्स पे डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी, स्पेशली अगर आप ऐसे पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो जहां पे बहुत हीट है, आपका क्लाइमेट साफ रहा करता है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना वाला एरिया, तो प्लीज 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 इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, टॉक टू योर फादर, टॉक टू योर मदर, टॉक टू योर पेरेंट्स, गार्जियंस, और प्लीज आप एक सोलर पावर प्लांट जरूर लगवाएं घर में। ठीक है, चलिए, इट विल कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑल्सो। विंड पावर, लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में है, देखो चलो विंड मिल समझ लो क्या है। ठीक है, एक टरबाइन यहां रहती है और एक टरबाइन यहां रहती है, दोनों किससे, बेल्ट से कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, ऊपर वाली टरबाइन जो है बेसिकली आपके पंखों से कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे पंख घूमेगा, जैसे स्पीड से पंखा घूमता रहेगा, वैसे वैसे टरबाइन घूमेंगे, और ये टरबाइन नीचे वाली टरबाइन को क्या करेगी, घुमाएगी। मतलब एक मशीन यहाँ पे है और एक मशीन यहाँ पे है, यहीं से फिर फाइनली वायर निकल जाते हैं पावर स्टेशन हाउस की तरफ, और क्या होते हैं, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है। ठीक है, विंड एनर्जी की जब मैं बात करता हूं तो इंस्टॉलेशन ऑफ विंड एनर्जी इज वेरी 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 कॉस्टली। ठीक है, काफी महंगे पार्ट्स आते हैं, इसकी मेंटेनेंस काफी महंगी है। बट अब हमारा एरिया जो आप देख सकते हो कि इसमें हमको क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे विंड पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, परमानेंट के साथ साथ सीजनल और लोकल भी काफी देखने को मिल जाते हैं। दैट इज वाई इंडिया में इसका काफी स्कोप है। ठीक है,
Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra, Lakshadweep have important wind farms. Nagarcoil and Jaisalmer are also known for the effective use of energy in the कंट्री। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस तो एक ऐसी चीज है बेसिकली डिकम्पोजिशन से बनती है, आप सबने पढ़ी होगी। शराब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर प्रोवाइडिंग यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरियाज। रिसेंटली इस पर्टिकुलर चीज को शहरों में भी इंप्लीमेंट करा गया है, और तो और क्या करें, शहरों में भी हमने प्लांट्स लगवाए, बायोमिथेनाइजेशन के प्लांट्स लगवाए, जो शहरी कचरा है उसको जला के वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, या फिर उसके यूज से वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस एनर्जी। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड्स गैस विच हैज हायर थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू केरोसिन, डंग केक और चारकोल। बायोगैस प्लांट्स आर सेट अप एट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स आल्सो, ठीक है। The plant using cattle dung are known as गोबर गैस प्लांट, ठीक है, दे आर नोन एज गोबर गैस प्लांट, ठीक है। देखो गोबर गैस होती है, इनलेट होती है, यहाँ से गोबर या वेस्ट डाला जाता है, ये एक पर्टिकुलर अंडरग्राउंड टैंक में होता है, टैंक में इसका डिकम्पोजिशन होता है, धीरे 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 क्या होती है, गैस बनती जाती है, गैस बनती जाती है, प्रेशर बनेगा और फाइनली आउटलेट से कहाँ होती है, ये घरों में भेज दी जाती है, गैस पाइपलाइन से घरों में भेजी जाती है, और बाकी का जो ये फिर जो बच जाता है अल्टीमेटली जो सबसे डिकम्पोज हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, वो यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर। भाई साहब बहुत ही जबरदस्त फर्टिलाइजर होता है, बहुत बढ़िया खेती होती है इस पर्टिकुलर बायोस्लरी से, ठीक है। चलिए दिस प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट्स टू द फार्मर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ मैन्योर, ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एंड काउ डंग केक्स। भाई देखो सीधी सी कहानी है कि हर घर में कचरा होता है, ठीक है। अब क्या कर सकते, जैसे आपकी कॉलोनी में मान लीजिए 100-200 घर हैं या ज्यादा घर हैं, तो अल्टीमेटली आप भी वहां पे एस्टैब्लिश कर सकते हो। आपका घर का जितना कचरा है, भाई देखो सेग्रीगेट जरूर करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं पन्नी डाल दो, प्लास्टिक डाल दो, वो डिग्रेड नहीं होगा। जितना भी आपका गीला कचरा है, ठीक है, जिसमें भी बेसिकली क्या आपके खाने का वेस्ट मटेरियल हो गया, ठीक है, ये सब जो है आप इकट्ठा कर सकते हो। ये सब से क्या कर सकते हो, आप बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हो। हाँ ठीक है यार, अब बहुत ज्यादा घर है, इतनी गैस प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, बट कहीं ना कहीं आप इसका अदर थिंग्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो उससे मेन्योर बनता है उसको आप सेल कर दीजिए या उसको आप अपने ही गार्डन्स में यूज कर लीजिए, तो काफी इंपॉर्टेंट या काफी बहुत अच्छी स्कीम बन सकती है एक पर्टिकुलर कॉलोनी वाइज के लिए, ठीक है। चलो ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रीज, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। तो बायोगैस के बाद आते हैं हम टाइडल एनर्जी पे। ये सबसे रिसेंट मोस्ट है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसमें क्या करते हैं, हम टाइड्स की कैपेसिटी को कैप्चर करते हैं। पर्टिकुलरली हाई टाइड एरिया में क्या करते हैं, हम गेट्स बना देते हैं, उनको एक चैनल देते हैं किसके एंटर करने के लिए लो वाटर एरियाज में, ठीक है, ओशन वाटर को। साथ साथ हम ऐसे खंबे लगा देते हैं जिनके नीचे हमको यहाँ पे टरबाइन देखने को मिल जाती है। तो जैसे ही हाई टाइड के टाइम पे क्या होता है, ज्यादा फोर्स के साथ वेव्स आती हैं और तो उस गेट के थ्रू घुसती हैं, एक चैनल के थ्रू घुसती हैं और इन पिलर से टकराती है नीचे, तो उनकी स्पीड से टरबाइन घूमती है और अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ओशन टाइड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। Floodgate dams are built across inlets, ठीक है। During high tide, water flows into the inlets and get trapped when the gate is closed. After the tide falls outside the floodgate, the water is retained by the floodgate, flows back to the sea via a pipe that carries it through a power generator turbine, ठीक है। कुछ नहीं है भाई साहब, पानी को अंदर लिया, ट्रैप करा, शांत हो गया, उसको पाइप के थ्रू जाने दिया जैसे ग्रेविटी डैम टाइप से, और टर्बाइंस के थ्रू निकाल दिया। In India, Gulf of Khambat, the Gulf of Kutch, in Gujarat and the western coast and the Gangetic Delta Sundarban region provide ideal condition for utilizing tidal energy. But utilizing tidal energy तो ठीक है, हर कहीं टाइडल एनर्जी का यूज नहीं हो सकता, या हर कोई कंट्री जो कोस्टल एरिया है वो टाइडल एनर्जी का यूज नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा इसमें पैसा लगता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाईटेक होना चाहिए, मशीनरी हाईटेक होनी चाहिए जो कि बहुत कॉस्टली आती है। साथ साथ ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, यहाँ से हम इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते जिस हिसाब से हम इसमें इनपुट कर रहे हैं। तो कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं जो कि आज की डेट में टाइडल एनर्जी का यूज कर रही है। वन ऑफ देम इज जापान। नेक्स्ट जियोथर्मल एनर्जी। भाई साहब ये एक बहुत अच्छी चीज है। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ से जमीन में से क्या निकलते, कई बार हॉट स्ट्रीम्स निकलती हैं, ठीक है। क्या निकलती है, हॉट स्ट्रीम्स निकलती है। तो बेसिकली जमीन में कुछ ऐसे क्रैक हो जाते हैं जिनकी वजह से नीचे से गर्म भाप आती है, वो उस पानी को गर्म कर देती है और अल्टीमेटली क्या करती है, एक हॉट स्प्रिंग निकाल देती है। तो यही हमने क्या करा है कि कुछ हमने आइडेंटिफाई करे ऐसे पर्टिकुलर स्पॉट्स जहां से पानी न निकल के सीधी सीधी स्टीम निकल रही है। तो उस स्टीम से निकलती है सीधे टरबाइन जनरेटर जाती है, कूलिंग टावर हो गया, फिर इंजेक्शन वेल आप वापस पानी निकल जाता है। तो जियोथर्मल एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम जमीन की से जो एनर्जी निकल रही है उसको यूज कर रहे हैं किस चीज में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में। चलो जियोथर्मल एनर्जी रिफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ।
where the geothermal gradient is high temperatures are found at shallow depth. Groundwater in such area absorbs heat from the rocks and becomes hot. So it is so hot that when it rises to the earth's surface, it turns into steam. This steam is used to drive turbines and generate electricity. 2 experimental projects have been set up in India. One is located in the Parvati Valley. ठीक है, कहा मणिकरण के पास हिमाचल प्रदेश, और दूसरी कहाँ है, पूगा वैली लद्दाख में ही जो है 2 एक्सपेरिमेंटल हमने यहाँ पे क्या करी है, जियोथर्मल एनर्जी के प्लांट्स लगाए हैं। ये था बेसिकली आपका पूरा का पूरा रिसोर्सेस। अब देखिए मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया छोटी सी पहल। हम हमारी नई साइट लेकर आए magnetbrains.com। साथ ही साथ हमने क्या करा है, एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर पे हमारा एक नया एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ है, तो प्लीज डू डाउनलोड एंड चेक इट आउट। छोटा सा वॉक थ्रू है हाउ दिस साइट विल वर्क। ठीक है, अब आपको यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब वाला पूरा टंटाम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, सीधी सी कहानी है, यूट्यूब पे वीडियोस अभी भी अपलोड होंगे, बट आई नो यूट्यूब पे जाते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार इतना सारा कंटेंट है, कैसे रिफाइन करें, कैसे सर्च करें। उसी का सोल्यूशन है magnetbrains.com। सीधे डाला, एंटर दबाया, होम पेज आ गया। आई नो यू ऑल आर वेरी टेक्नो सावी, बट छोटा सा वॉक थ्रू है, 2 मिनट लगेगा। नीचे स्क्रॉल करना, जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे देखो पूरी लिस्ट बनी हुई है अलग अलग टॉपिक्स की, अपने मन से चूज कर लेना। मैं आपको कहाँ मिलूंगा, ओलंपियाड में मिलूंगा। जैसे आपको मेरे वीडियो देखने तो आप ओलंपियाड में क्लिक करोगे। ओलंपियाड में क्लिक करने के बाद ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे क्लास सही तरीके से चूज करना। ठीक है, मैं कहाँ मिल रहा हूँ आपको, मैं 9th क्लास का एनएसएसओ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप 9th क्लास पे क्लिक करोगे, जितने सारे टीचर्स हैं आपके जो आपको 9th क्लास के ओलंपियाड पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो सब आपके सामने यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, सबके सामने देखो वॉच नाउ का बटन दिया हुआ है। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे ऐसा एक पेज आ जाएगा, फोटो आ जाएगी मुछो वाली। ठीक है, चलो स्क्रॉल कर देना, स्क्रॉल करोगे यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, देखो अलग अलग जैसे 9 लेक्चर, 4 लेक्चर पूरी डिटेल के साथ मिल जाएगी, टाइम भी है यहाँ पे। जैसे ही इस प्लस पे क्लिक करोगे एक फर्दर ऐसा ड्रॉप डाउन मेन्यू भी देखने को मिल जाएगा। वहां पे आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक कर दो। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने प्रकट हो जाएगा यूट्यूब प्लेयर। दैट मीन्स आपको कोई लिंक नहीं दी जाएगी, आपको किसी और पेज पे रीडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, सीधा सीधा यूट्यूब प्लेयर विद सेम फंक्शनैलिटी यहीं का यहीं खुल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी पहल थी आपकी एजुकेशन और एक्सेसिबल बनाने के लिए। ठीक है, आज के वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपने वीडियो लाइक तो कर ही दिया होगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।